IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा, सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? प्रणय एकदम बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, अभी हम लोगों ने बजट पर कुछ एपिसोड किए थे, तो हम लोग अक्सर ये पब्लिक फाइनेंस, मतलब जो सरकार की आय खर्चे के बारे में पुलियाबाजी करते रहते हैं। बजट पे एपिसोड किया है, डिफेंस, रक्षा मामलों पे कितना खर्चा करते हैं, पर हम लोगों ने ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बात किया ना, कभी रक्षा मामलों पर, कभी आय स्रोत और कर्जे पर एक एपिसोड किया था। लेकिन ये जो सरकार के अकाउंट्स का विस्तार में विश्लेषण नहीं किया है हमने अभी तक, तो इस खामी को पूरा करना चाहिए, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कौन सा चुनिंदा गेस्ट चुन के लाए इस बार? हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास इसके लिए परफेक्ट गेस्ट है। हमारे साथ है अवनी कपूर। अवनी फेलो है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, काफी नामी गिरामी थिंक टैंक है, और वहां पे वो अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव को हेड करती हैं, जो कि इन चीजों पर, पब्लिक फाइनेंस और स्टेट कैपेसिटी जैसे विषयों पर काफी कुछ रिसर्च करते हैं। तो अवनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय एंड सौरभ, आप दोनों के साथ मैंने काफी आप दोनों का काम देखा है, बट अभी पहली बार मुलाकात एटलीस्ट हो रही है वर्चुअली, तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। नहीं, वी आर एक्साइटेड ऑल्सो। एकदम स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। हाँ, तो सबसे पहले तो अवनी ये बताइए, आप बजट में रुचि क्यों लेने लगी, और क्यों? मतलब जनरली लोगों को बहुत बोरिंग लगता है बजट्स देखना, तो आपको क्यों इसमें रुचि आ गई? तो मुझे अभी भी याद है कि 2008 में मैंने सीपीआर ज्वाइन किया था, और उस टाइम मेरी बॉस ने मुझसे पूछा कि अच्छा अवनी, थोड़ा सा मुझे बता दो कि शिक्षा पर कितना पैसा स्कूलों तक पहुंचता है। मैंने कहा चलो, मेरा पहला टास्क है, मैं अच्छे से थोड़ा सा काम करती हूँ। मैंने सारे रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश की, मैंने गूगल किया, मैं कोशिश किया कि बजट का जो वेबसाइट है उसको खोलने के लिए, और वो जवाब का उत्तर मुझे बिल्कुल कहीं से नहीं मिला। तो मैं फिर थोड़ा सा शर्मिंदा होके मैं बॉस के पास गई और मैंने कहा कि अच्छा, मुझे नहीं पता कि विद्यालयों तक कितना पैसा पहुंचता है। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है? तो फिर हमने उस टाइम हमारे एडवाइजर थे जो NIPFP में काम करते थे, अनित मुखर्जी। तो हमने कहा चलो आप जाओ NIPFP, वहां पर अपना थोड़ा सा ट्रेनिंग करवा लो कि अब आपको बजट देखना होगा। तो मेरी माँ अभी भी हंसती है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में जा रही थी तो मुझे मैथ ऑनर्स मिला था, और उस टाइम मैंने कहा था कि कौन देखेगा इतने सारे नंबर्स। तो मैंने कहा कि मैं मैथ नहीं करना चाहती, मैं हिस्ट्री करना चाहूंगी। और फिर गोल मोल करके वापस सीधा हम बजट के नंबर्स देखने लग गए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई, और पहले मैंने सोचा था कि क्या नंबर क्रंचिंग, क्या ये बजट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आधे शब्द तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहे थे। बजट एस्टिमेट्स होते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कर, निगम कर, इस आय कर, अलग अलग प्रकार के कर। बट जब हमने बजट को कुछ हद तक अंदर से देखा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आकर निकल रही थी। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितना पैसा विद्यालय तक पहुंचता है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार शिक्षा का बजट को थोड़ा सा गहराई से देखते हैं कि पैसा किन किन चीजों पर इस्तेमाल होता है। तो जब हमने ये एनालिसिस किया तो पता चला कि जो पैसा विद्यालय तक पहुंचता है, जिस पर विद्यालय के पास फुल राइट्स होते हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि इसका खर्चा कैसे हो सकता है। इसमें उस टाइम राइट टू एजुकेशन निकला नहीं था, तो उस टाइम पेरेंट टीचर एसोसिएशन होते थे या अलग अलग कमिटीज होती थी जिसमें अभिभावक भी सदस्य होते थे। उनको
एक साल में करीबन 15,000 रुपए, बस 15,000 रुपए थे जिस पर उनका अधिकार था डिसाइड करने के लिए कि वो पैसा कैसे खर्च हो सकता है। तो उसी से आई थिंक मेरा इंटरेस्ट बजट पर ज्यादा बढ़ा कि जो पैसा या जो नीतियां केंद्रीय सरकार बनाती है वो जो जमीनी स्तर पर पहुंचती है, कितनी पहुंचती है, कब पहुंचती है, कैसे पहुंचती है और उसका लोग कैसे खर्च करते हैं, उससे काफी सारी चीजें पता लग जाती है। तो उसी से 2008 से फिर मेरा बजट का और मेरा रिश्ता शुरू हुआ। और ये जस्ट आपका नंबर भी क्योंकि इंटरेस्टिंग, तो ये 15,000 रुपए पर स्टूडेंट? नो, पर विद्यालय, पर स्कूल, एक साल में। तो इस 15,000 रुपए में आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल खरीदना है, आपको जो थोड़ा सा स्कूल में मरम्मत करना है, आपको जो मतलब कि हम एक सीहोर जिले में वहां पर घूम रहे थे और वहां पर एक क्लासरूम में हर साल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका जो छत था उसमें एक छेद था। तो बारिश के मौसम में तो छोड़ ही दो, फिर इंडिया में तो ठंडी भी होती है, ज्यादा गर्मी भी होती है। आप लोग तो बैंगलोर में है तो अच्छा मौसम है, बट हम दिल्ली के लोग कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, और भोपाल में भी वैसा ही स्थिति था। और बस 15,000 रुपए एक साल में मिलता है जिससे स्कूलों को कुछ हद तक चलना होता है। इसमें मैं ऑब्वियसली टीचर सैलरी नहीं काउंट कर रही, बट ये बेसिकली डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसको बोले, जिसपे आपका हक है पूरा खर्च करने का। बिल्कुल। और इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है आजकल, वो डिसाइड करती है कि ये पैसा कैसे जाएगा। तो इस साल क्या हम रजिस्टर खरीदेंगे, चौक खरीदेंगे, या शौचालय का मरम्मत करेंगे। वो मतलब अगर वो कमेटी बैठ करके 4 मीटिंग कर ले तो उसका चाय का खर्चा भी शायद 15,000 रुपए हो जाता हो। बिल्कुल। और मेरा कोई इंसेंटिव ही नहीं है। ये कोई वहां पूछा था कि मैं क्यों करूं इतना समय अपना बर्बाद, मैं अपना आमदनी क्यों भूलूं वो 15,000 रुपए के पीछे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी कहानी बोली अपनी अपने। और वैसे NIPFP का नाम लिया आपने। NIPFP में एक बहुत अच्छी बात है कि वहां पे सब स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक साथ मौजूद है। तो अभी भी होता होगा शायद, मुझे पता नहीं। बिल्कुल अभी भी होता है। अब तो कुछ हद तक वो डिजिटाइज भी करते हैं, बट मैं एक कोने में वहां पर बैठ के सारे बजट, और वो भी पोथे होते हैं बड़े बड़े तो उससे अपना खुद का एक्सरसाइज भी हो जाता था, क्योंकि मैं बड़े बड़े बजट के डॉक्यूमेंट्स अपने एक टेबल में लेकर उनको गौर से देखने की कोशिश करती थी। बट उससे मेरा थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाता था, क्योंकि हर बजट का वॉल्यूम इतना भारी होता है। तो मजा आया। तो हाँ, सही बात बोली आपने। तो पहले इसी बात से शुरू करते हैं अपनी। अगर मोटे तौर पे हम लोग देखें केंद्र सरकार के बजट का, तो हम लोग को ये पता है कि केंद्र सरकार का बजट तकरीबन भारत की अर्थव्यवस्था का 13-14% होता है ना। तो उस 13-14% में कहाँ से रुपए आता है, ये 13-14%, और कहाँ जाता है मोटे तौर पे? तो किस तरीके से विभाजन कर सकते? तो मोटे तौर से सबसे ज्यादा पैसा तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा अधिकार होता है कर इकट्ठा करने के लिए। तो आय कर हो, निगम कर हो, आई थिंक कुल मिला के ये 30% होता है जो टोटल केंद्र सरकार का रिसीट बजट होता है। उसके साथ साथ आजकल तो GST बहुत बड़ा हो गया है। दोनों कंट्रोवर्शियल भी है और जरूरी भी है। तो GST भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो पैसा केंद्र सरकार के पास आता है। इसके साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, कर भिन्न राजस्व, और जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होते हैं, जो डिविडेंड्स मिलते हैं सरकार को, ये सब भी एक इम्पोर्टेंट स्रोत होता है। एक बड़ा स्रोत, और आजकल इस पर काफी डिबेट हो रहा है, जो बोरोइंग्स होते हैं, उधार होता है। ये खासतौर से राज्य स्तर पर अभी काफी डिबेट चल रहा है, क्योंकि राज्य की जो डेट का स्थिति है वो काफी गंभीर है। बट केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होता है बोरोइंग के लिए। तो बोरोइंग एक इम्पोर्टेंट स्रोत भी होता है। तो मोटा मोटा ये अलग अलग प्रकार के कर होते हैं। इसमें कस्टम ड्यूटी भी आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है। तो ऐसे उनके पास पैसा आता है। पैसा फिर कहाँ जाता है? एक चीज जो हमेशा जब भी मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स में गई हूँ, और वहां पर हमेशा ये कुछ हद तक
एक मुश्किल स्थिति होती है केंद्र सरकार के पास भी कि हम सब, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब कहते हैं कि अच्छा शिक्षा का बजट बढ़ाओ या स्वास्थ्य का बजट बढ़ाओ, बट जो उनके पास पैसा उपलब्ध होता है तो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और उसको कितना इंक्रीज करेंगे। अगर ज्यादा टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग खुश नहीं होंगे सरकार से, बट उसके साथ साथ जो उनकी खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारी होती है वो भी काफी हद तक जरूरी होती है। तो केंद्र सरकार उदाहरण के लिए रक्षा पर खर्च करता है, उनका काफी पैसा पेंशन्स पर भी जाता है, जो सैलरीज होते हैं उस पर भी जाता है। एक और एरिया होता है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है, जो ब्याज की का पेमेंट होता है। तो अगर हम ये सारी चीजें लें, जो सैलरीज हो या पेंशन्स हो या इंटरेस्ट पेमेंट्स हो, ये ज्यादातर कमिटेड लायबिलिटीज होती हैं जो कुछ करो या ना करो इन पर खर्चा करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और जरूरी चीज होती है जिसमें खर्चा करना होता है कि राज्यों को भी कर का एक हिस्सा देना होता है। तो करीबन 17% खर्चा केंद्र का इसमें जाता है। तो अगर हम ये 4 चीजें लें तो बाकी काफी कम पैसा बचता है। इसमें उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, तो जो काफी योजनाएं जो हर साल अनाउंस भी होती हैं, उस पर खर्चा होता है। केंद्र क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, सब्सिडी होती है, आर्थिक सहायता होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर केंद्र सरकार खर्चा करता है। अवनी, आपने 17% बोला, वो 14 फाइनेंस कमीशन में कुछ 40% के करीब का नंबर नहीं था ओवरऑल? तो ये थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन होता है कि मैंने 17% एक्सपेंडिचर का बोला था, तो खर्चा का बोला था, बट जो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि जो कुल टैक्स जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहलाता है, उसका पूरा नहीं, बट उसका एक हिस्सा होता है जिसको डिविजिबल पूल कहते हैं। कुछ चीजें इसमें नहीं शामिल होती। तो एक चीज जो बिल्कुल शामिल नहीं होती है वो है सेस और सरचार्ज। उसके साथ साथ जो कॉस्ट, टैक्स कलेक्शन का जो कॉस्ट होता है वो भी शामिल नहीं होता। तो अगर हम इसको हटाएं तो वो डिविजिबल पूल कहलाता है। तो डिविजिबल पूल का 42% राज्य सरकार को देना था केंद्र सरकार में, बट ये काफी हद तक नहीं हुआ है और इसके अलग अलग कारण हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं अगर अभी नहीं तो बाद में। बिल्कुल। अच्छा। नहीं, इस पे तो बात पर ये नंबर काफी अच्छा है कि मतलब 42% जो है वो फाइनली 17 हो जाता है। मतलब कोई सोचेगा चलो ठीक है भाई, सब खर्चे वर्चे निकाल के 10-12 और कम कर देते हैं, लेकिन आधे से भी कम हो जाता है, क्योंकि शायद इंटेंशन रफली ये होगा कि भाई स्टेट्स को करीबन मतलब 60-40 कर लो, तुम डायरेक्टली 60% खर्च करो, स्टेट्स अगर कुछ 35-40% खुद खर्च करना चाहे तो एटलीस्ट सुनने में ठीक लगता है। 17% तो थोड़ा मतलब चीटिंग वाला मामला लग रहा है। वो टैक्स रेवेन्यू का नहीं है, 17% है जो टोटल एक्सपेंडिचर का। हाँ। पर फिर भी मैं बोलूंगा ना, पूरे हिंदुस्तान के खर्चे का अगर आप 15-17, लेकिन आप ये बोल सकते हो इसमें शायद जो जीएसटी डायरेक्टली मिल रहा है स्टेट्स को वो इसमें शामिल नहीं है ना? तो जीएसटी, हाँ जीएसटी नहीं इसमें शामिल है। ठीक है। तो जीएसटी का भी 3 हिस्सा है ना, सेंट्रल, राज्य जीएसटी, केंद्र जीएसटी और आईजीएसटी। बट जो आपने अभी बात छेड़ी 14 वित्त आयोग का, मैं जरूर कहूंगी कि ये 42% डेफिनेटली नहीं मिल रहा है और उसका एक मेन कारण है। तो जैसे मैंने कहा कि जो सेस और सरचार्ज होता है, उपकार और अधिभार कहलाते हैं, तो ये हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने ये सेस और सरचार्ज काफी बढ़ाए हैं। तो 2010 में उदाहरण के लिए करीबन 11% था, 2018-19 में वो 15% हो गया है। और हम ये देखते भी हैं, हेल्थ का सेस लग गया है, पहले तो हेल्थ और एजुकेशन सेस है, अलग अलग टाइप्स, कृषि सेस था, आई थिंक सैनिटेशन का भी एक स्वच्छ भारत सेस भी था। तो जब 14 फाइनेंस कमीशन ने ये डेवल्यूशन की बात छेड़ी कि अब राज्यों को केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा जाना चाहिए, केंद्र सरकार को भी अब पैसे की कमी महसूस हुई। तो अगर वो खुद ज्यादा पैसा राज्यों की तरफ दे रहे हैं तो फिर उनके पास क्या बचा, एटलीस्ट ये जो आइडिया था। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ये जो सेस और सरचार्ज है वो बढ़ाने लग गए। तो इसका मतलब कि जो डिविजिबल पूल है वो श्रिंक होते जा रहा है।
तो अगर डिविजिबल पूल श्रिंक हो रहा है तो मतलब ऑब्वियस बात है कि राज्यों को जितना मिलना चाहिए और जितना फाइनेंस कमीशन ने भी एस्टिमेट किया था उससे तो काफी कम हो गया है जो राज्यों को मिलता है कर का हिस्सा। और मेरे को हैरानी लगती है लेकिन कि राज्य ज्यादा हल्ला नहीं मचा रहे हैं इस चीज को लेकर के। ये तो थोड़ा सा उनके साथ में मतलब रूल बना करके फिर पीछे से जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन हो रहा है रूल्स का। हाँ, तो सौरभ इस पर बात करते हैं, लेकिन बहुत गहरी चर्चा करनी है इस पे, तो वो आते हैं हम लोग, क्योंकि इस चर्चा का जो अगला हिस्सा है उस पे हम लोग यही बात करेंगे, जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन पे। लेकिन उससे पहले मोटे तौर पे समझ ले तो अवनी ने समझाया कि क्या मुख्य स्रोत होते हैं केंद्र सरकार के पास और कहाँ पर पैसा जाता है। कहाँ पर पैसा जाता है अवनी, उसमें भी हम लोग मोटे तौर पर 3 हिस्से होता है ना, एक इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज। तो ये 3 विभाग क्या है, थोड़ा वो समझा। तो हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव में सबसे ज्यादा फोकस सोशल सर्विसेज पर करते हैं और इसमें ज्यादातर जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सब इसके अंदर आता है। कोई काफी हद तक ये लोगों के जिंदगी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये मतलब की चीजें आप देख सकते हो, घर, नल, जल, पानी इत्यादि। इकोनॉमिक सर्विसेज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर, कृषि, वो इकोनॉमिक सर्विसेज के अंतर्गत आता है, पर वो भी इतना डायरेक्टली रिलेटेड है सोशल सेक्टर से। तो हम भी काफी बार सोचते रहते हैं कि हमने अपने लिए एक दायरा बनाया है कि हम सोशल सेक्टर पर काम करते हैं, बट काफी हद तक कृषि भी सोशल सेक्टर के अंतर्गत आता है। बट इकोनॉमिक सर्विसेज में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ऑब्वियसली कृषि एक इम्पोर्टेंट चीज है। कुछ हद तक जो जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट, वो भी इकोनॉमिक सर्विसेज के अंतर्गत माना जाता है। और इसमें क्लासिफिकेशन अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग, कुछ हद तक अलग अलग होता है। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट आती है उसमें आप देखना, छोटा सा एक एस्ट्रिक्स है कि वो सोशल सेक्टर और सोशल सर्विसेज के बीच में एक अंतर है, जहां पर वो रूरल डेवलपमेंट को मानते हैं क्योंकि वो कुछ हद तक सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इकोनॉमिक सर्विसेज में काफी हद तक लोन्स इत्यादि, कैपिटल चीजें भी आ जाती हैं जो काफी जरूरी होती है। और जो जनरल सेक्टर है वो ज्यादातर एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो हमारा जो अगर किसी ने बजट देखा है तो हमारे इंडिया के बजट में जो बजट हेड्स होते हैं, अगर आप बजट हेड को पढ़ लो तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जनरल सेक्टर के अंदर आता है या सोशल सेक्टर के अंदर आता है कि आर्थिक सेक्टर। तो अगर वो 2 से शुरू होता है या 4 से शुरू होता है तो उससे भी पता चल जाता है कि 2 से शुरू होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और 4 से शुरू होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और उसके साथ साथ आई थिंक 2202 एजुकेशन होता है तो उससे सोशल सेक्टर शुरू होता है, और 2049 इंटरेस्ट पेमेंट होता है और उससे वो इकोनॉमिक सेक्टर शुरू होता है। तो अभी सारे आपके लिसनर सोच रहे होंगे पता नहीं क्या अब हम बहुत टेक्निकल हो गए। पर आपको जिस तरह से ज़बानी नंबर याद है, आपने मतलब समझ में आ रहा है कि कितने बजट पड़े हुए हैं अपनी। आई नो, अभी 14 साल से हम ये बजट ब्रीफ निकाल रहे हैं और मेरी टीम भी मुझसे बोलती रहती है कि आप अभी तक इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो बजट में। तो 1 फरवरी को हम 1 फरवरी से पहले मतलब कि 31 जनवरी को रात को सो नहीं पाते हैं एक्साइटमेंट के लिए कि इस साल बजट क्या बोलेगा। बट शायद सबको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। मोटे तौर पे अगर कहें तो आप बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। जनरल सर्विसेज मतलब सरकार खुद पर कितना खर्च कर रही है वो सारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। तो जैसे डिफेंस है, तो सरकार खुद के डिफेंस जो मैकेनिज्म है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर उस तरीके के जो खर्चे हैं, या फिर खुद सरकार नई कारें खरीद रही हैं वगैरह, ये सब जनरल सर्विसेज में आ जाता है। इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब जो उत्पादन या फिर जो भी एक्टिविटीज है जिससे रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं सोसाइटी का, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इस पे अगर सरकार कुछ खर्च कर रही है तो इकोनॉमिक सर्विसेज पे आ गया। और सोशल सर्विसेज मतलब जनरली वेलफेयर और लोगों की बेहतरी के लिए जो सरकार खर्च कर रही है वो सोशल सर्विसेज पे आ गया। मतलब हेल्थ, एजुकेशन,
वाटर वगैरह। ठीक है, तो ये 3 मुख्य तौर से विभाजन है। अब आगे बढ़ते हैं। अपनी ये सवाल था मेरे मन में भी, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव हेड करती है, तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, कैसे सरकार की बढ़ाई जाए। तो बजट के ज्ञान से राज्य की सक्षमता या फिर अकाउंटेबिलिटी, स्टेट कैपेसिटी वगैरह, ये कैसे समझ सकते हैं? ये लिंक क्या है और आप लोग कैसे काम करते हैं इस पर? तो सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत किया कि काफी हद तक बजट बताता है। अगर आप बजट के, तो हम उसको कहते हैं कि जैसे कि आप सोच रहे एक प्याज है, और प्याज को जैसे आप छीलते रहते हो, अलग अलग चीजें स्टेट के बारे में पता चल जाती है। तो जब आप मोटी तौर पर अगर आप देखते हो तो कुछ हद तक बजट बताता है कि बजट का कितना बड़ा साइज है, उससे पता चलता है कि कितना पावर है उस लेवल की, स्तर का। तो लोग कहते हैं कि आजकल केंद्र सरकार का बजट कुछ हद तक छोटा है, ऑब्वियसली राज्य सरकार का बजट ज्यादा होता है, इतने सारे राज्य भी हैं। तो साइज ऑफ द बजट कुछ हद तक साइज ऑफ दैट स्टेट, लेवल ऑफ गवर्नेंस, वो एक आईना है जो बता सकता है। उसके साथ साथ अगर आप एक और लेवल पर जाएं, वो शुरुआत किया था कि जब वो कहते हैं ना मनी इज पावर, तो विद्यालय के पास कितना पावर होता है वो भी कुछ हद तक बजट से ही पता चल जाता है। क्योंकि बजट एक अटेम्प्ट है कि मेरा जो प्रायोरिटी है उसको लोगों तक बताना और लोगों को बताना। तो अगर एक बार राज्य बोलता है कि मैं इस साल शिक्षा पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, या एक और साल में शायद स्वास्थ्य पर फोकस कर रहा हूँ, तो उससे पता चल जाता है कि राज्यों की या केंद्र सरकार का बजट के थ्रू हमें पता चलता है उनका प्रायोरिटी क्या है। और आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो जवाबदेही भी उसी में आ जाती है। जैसे मुझे पता है कि मैंने बोला है कि मैं इस पर खर्च करूंगी, तो मैं आपको कुछ हद तक जिम्मेवार मान सकती हूँ कि आपने क्या ये खर्चा किया या नहीं किया। तो ये दूसरी बात आ जाती है जो आप स्टेट कैपेसिटी की बात करते हैं, कि मुझे हमेशा अजीब लगता है कि हम बार बार बोलते रहते हैं कि हमारे पास पैसा कम है, या हमारे पास जैसे मैंने भी शुरू किया कि कर कम है, और हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तो हमें पता है कि काफी पोअर है, हार्ड बजट कंस्ट्रेंट होता है। बट फिर भी जब हम देखते हैं कि काफी योजनाओं के अंतर्गत पैसा खर्च नहीं होता, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो कुछ राज्य बेटर होते हैं खर्च करने में, कुछ इतने अच्छे नहीं होते खर्च करने में। तो जो कैपेसिटी होती है काफी हद तक खर्च करने की, वो भी पता चलती है बजट को देखने के लिए। उसके साथ साथ आई थिंक जो योजना बनाने बस ये बात मैं लिसनर्स को और हाईलाइट करना चाहूंगा कि खर्च करने के लिए भी क्षमता चाहिए। बिल्कुल। और कई बार खर्च करने की क्षमता नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन पैसों को खर्च करने के लिए लोग चाहिए, डिजाइन करना है पॉलिसी वगैरह, तो कभी कभी वो भी नहीं होता। ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास अवनी जहां पर आपने देखा ऐसा हुआ था? हाँ, तो एक बार हम सतारा जिले में काम कर रहे थे, और वहां पर सतारा एक महाराष्ट्र का एक जिला है। वो ऑब्वियसली बहुत भी अच्छा भी नहीं है उनके खर्चे के मामले में, बट ज्यादातर महाराष्ट्र का जो कैपेसिटी होता है, जो लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र का कैपेसिटी काफी बेहतर होता है कुछ और राज्यों के मुताबिक कंपैरिजन में। तो हमने जहां वहां पर देखा कि पता नहीं क्यों पैसा तो गया था जिला स्तर पर, बट एक भी रुपए खर्च नहीं हुए थे। तो हम वहां पर जाके हमने पता किया कि क्या हुआ। तो वहां पर जो जूनियर इंजीनियर थे उनका पोस्ट वेकेंट था, तो पैसा आया था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। बट अगर आपके पास जूनियर इंजीनियर ही नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती तो पैसा कहाँ खर्च करोगे? तो अभी 2 साल पहले बिहार में भी हमने देखा कि जो विटामिन ए है, ड्रग्स गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, उसका खर्चा नहीं हुआ। वहां पर पता चला कि टेंडरिंग का प्रोसेस ही नहीं हो पाया। तो अलग अलग चीजें होती हैं जो, जैसे आपने कहा कि वो राज्य की क्षमता बताती है। आपके प्रोसेसेस कितने हद तक स्ट्रीमलाइंड हैं, कितने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ हद तक कैसा है कि आप क्या अगर खर्चा करना भी चाहते हो, क्या आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो।
तो बजट एक बहुत यूजफुल मीडियम है जिससे आप काफी हद तक राज्यों की क्षमता के बारे में जान सकते हैं। ये आपने काफी अच्छी चीज, जैसे लोग बोलते रहते हैं इतनी सारी सरकारी नौकरियां वेकेंट पड़ी हैं, तो उसका सीधा लिंक यहाँ से भी निकाल सकते हैं लोग कि भाई अगर हमारे पास सरकारी मुलाजिम है ही नहीं तो जो सरकार को बजट मिल रहा है उसको खर्च कौन करेगा। बिल्कुल, बट एक ये जो सरकारी नौकरियां वेकेंट रखने का काफी हद तक वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि आप सरकार वेकेंसी को भरना भी नहीं चाहती, क्योंकि जैसे आप भर जाओगे तो जैसे मैंने कहा कमिटेड लायबिलिटीज बढ़ जाएंगे, आपको तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, आपको पेंशन भी देना पड़ेगा। तो ज्यादातर हमने देखा है कि काफी पोस्ट में आप आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर ज्यादा प्रेफर होते हैं, क्योंकि जैसे आप रेगुलर नॉन कमिटेड लायबिलिटी में आ गया, बंधा खर्चा नहीं है, बंदा खर्चा नहीं है। एक और चीज जिससे हम राज्य की क्षमता कुछ हद तक जानने की कोशिश करते हैं बजट से, कि आप किन चीजों पर खर्च कर रहे हो। तो ये उदाहरण हमने काफी बार दिया है, तो अगर किसी ने पहले सुना है तो मैं माफी चाहती हूँ। बट हम बिहार में पहले जब काम कर रहे थे तो हम देखते थे कि हर साल पैसा जो आ रहा है वो 15,000 रुपए, जिसको मैंने कहा कि इतना कम पैसा है, बट वो सारा पैसा बस स्कूल की पुताई में लगाया जा रहा है। एंड जब हम थोड़ा सा जांच करने की कोशिश करते हैं, इसके ज्यादातर 2 कारण होते थे। एक तो पैसा हमेशा लेट आता था, तो जब पैसा 31 मार्च को आता है, आपको जल्दी से खर्च करना होता है, तो क्या करोगे? एक दिन में क्या कर सकते हो? हाँ। क्योंकि अगर वो खर्च नहीं किया तो पैसा वापस कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो जैसे ही आपको खर्च करना पड़ेगा तो आपको कैपेसिटी चाहिए, आपको लोग चाहिए, जैसे हमने बात किया, पर उसके साथ साथ काफी और भी चीजें होती हैं। अगर आपको ट्रेनिंग भी प्लान करना होता है तो उसमें प्लानिंग करना होता है आपको। तो जो जल्द खर्चा होता है, काफी बार जो आसान खर्चा होता है, वो ज्यादातर कभी कभी प्रायोरिटाइज होता है। तो एक ब्लॉक अधिकारी ने मुझसे बोला कि अगर सरकार रूटीन एक्सपेंडिचर या रूटीन खर्चा भी अच्छे से कर पाए वो ही बढ़िया है, क्योंकि जो जैसे ही आप थोड़ा सा चीजें फ्लेक्सिबल या इनोवेशन फंड्स होता है, उस पर किसके पास समय है दिमाग लगाने के लिए कि मैं कैसे वो इनोवेशन करूं। और इसमें एक और चीज आ जाती है कि अगर आप कुछ इनोवेशन करते हो और आपकी बॉस को पसंद नहीं आया तो वापस बम आप पर ही फटेगा। तो प्लेट सेफ जो चीजें हैं जो आसान है और जल्दी कर सकते हैं वो ज्यादा दिखती है। बट कुछ राज्य हैं जहां पर हम इनोवेशन देखते हैं और वो स्टेट कैपेसिटी कुछ हद तक वहां पर बढ़ रही है या बढ़ी हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप देखो कि कैसे किन चीजों पर खर्चा हुआ, नॉट जस्ट द क्वांटम बट ऑल्सो द क्वालिटी खर्चा का। नहीं, और ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि राज्य क्षमता और सक्षमता की बात करें तो एक अजीब सा पैराडॉक्स है। भारत का जो राज्य है या स्टेट वो बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी साइमल्टेनियसली, क्योंकि बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत कुछ करना चाहता है, हर चीज में सरकार तो का अड़ंगा रहता ही है, और ना सिर्फ रेगुलेशन में, सरकार खुद भी प्रोड्यूस करना चाहता है वगैरह। लेकिन छोटा इसलिए क्योंकि हमारे पास कई जगह पर कैपेसिटी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल या ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है। तो एक बहुत अच्छा पेपर भी है इस पर, व्हाई द इंडियन स्टेट फेल्स एंड सक्सीड्स, जो प्रोफेसर देवेश कपूर का है। उसमें बहुत अच्छा चार्ट है, मैं अपने लिसनर्स के लिए बताना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने नॉर्मलाइज किया है यूएस में कितने लोग हैं सरकार में और भारत में कितने लोग हैं। तो अगर अब भारत के सब यूनियन गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह वगैरह सब जोड़ लो, फिर भी अगर आप नॉर्मलाइज करो, हमारे पास यूएस से कम लोग हैं केंद्र सरकार के लेवल पे। मतलब यूएस, उसको लोग कैपिटलिस्ट करके बोलते हैं कि क्या है सरकार तो कुछ नहीं करती है वगैरह, ऐसे यहाँ पे हम लोगों के परसेप्शन है। लेकिन वहां पे तो 40% उनके जीडीपी का एक्सपेंडिचर सब सरकार कंबाइन करके खर्च करती है। तो यूनियन गवर्नमेंट पे ही हमारी शॉर्टेज है, और अगर आप और निचले स्तर के लेवल पे जाओ तो वो शॉर्टेज बहुत बढ़ जाती है। तो चाहे राज्य सरकार के लेवल पे या लोकल। तो ये बहुत अजीब है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है बट फिर भी हमारे पास लोगों की कमी है सरकार चलाने के लिए। ये ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि तेल के कुएं खोदने हैं, कुछ करना है। मतलब लोग भी हैं, अब तो पढ़े लिखे भी काफी हैं लोग, अब हम अपने लोगों को अपने काम के लिए ही यूज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की बात की, तो
इसमें बहुत सारी कुछ मतलब मजेदार चीजें भी पता पड़ी होंगी शायद, क्योंकि सरकार अक्सर ये खर्चे या वगैरह छुपाने की भी कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने तो देखा है, पहले तो सरकार अपने खर्चे ऐसे फाइनेंशियल FCI वगैरह को भी डाल देती थी बजट में, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट के रेंज में रहना है वगैरह। तो ऐसी कुछ चीजें आपको पता पड़ी क्या, किस तरीके से खर्चे की जानकारी छुपाती है सरकार? और आपके शोध कार्य से कुछ फर्क पड़ा है क्या? सरकारें कुछ बदली, उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया क्या इस वजह से? आप हमें बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं कि हम चीजें बदल सकते हैं, बट आई थिंक सबसे आसान तरीका, और ये मैंने अभी हम बजट की बात कर रहे थे, तो अभी 1 फरवरी को हम बजट को गहराई से देखते हैं, तो सबसे आसान तरीका जो डिफरेंस होता है संशोधित बजट, अनुमानित बजट और वास्तविक बजट का, वो हर साल जब बजट निकलता है तो सुनने को मिलता है कि इस स्कीम के अंतर्गत पिछले साल के मुताबिक पैसा इतना बड़ा। पर जब हम बजट के आंकड़े देखना शुरू करते हैं तो साफ दिखता है कि इस साल का पैसा शायद खर्च ही नहीं हुआ, इसलिए जो संशोधित बजट था, रिवाइज्ड एस्टिमेट जो कहलाते हैं, वो कम थे और शायद उसकी तुलना में बजट बढ़ाया गया। तो जब आपका बेस कम होता है और उसके तुलना में जब आप पैसा कंपेयर करते हो तो नेचुरली लगता है कि काफी बजट बढ़ा। तो एक बार मैंने देखा था कि अलग अलग योजना के लिए वो सरकार कभी आरईज का कंपैरिजन आरईज के साथ कर रही थी, कभी आरईज का कंपैरिजन बीज के साथ कर रही थी उसी बजट स्पीच के अंतर्गत। और ये हर सरकार करती है, ये एक सरकार की बात नहीं है, बट ये एक आसान तरीका है लोगों को कुछ हद तक बताने का कि मैंने इतना बढ़ाया, क्योंकि मैं जो अपना जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस्तेमाल कर रही हूँ वो हर स्कीम के लिए कभी कभी बदलता है। तो इसलिए मैं सबको हमेशा कहती हूँ कि प्लीज आप खुद बजट को जाके देखें, बजट स्पीच का भरोसा मत करें। बजट स्पीच एक स्पीच है जिसमें आप दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि आपका विजन क्या है बजट के लिए और आपने क्या किया है, बट जो आंकड़े हैं उसको जरूर खुद आप जाके देखिए। तो कुछ हद तक ये इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि जो वास्तविक खर्च होता है वो तो 2 साल बाद ही पता चलता है। तो अभी जो 1 फरवरी को बजट आया है उसमें अब 2020-21 का वास्तविक खर्चा है, क्योंकि ये जो खर्चा है वो ऑडिट करना होता है और उसके साथ साथ इसलिए उसको समय लगता है। तो एक चीज तो ये है, तो बजट एस्टिमेट जो होता है उसको कभी इतना भी मायने मत दीजिएगा। फाइनली जब एक्चुअल वास्तविक खर्चा आएगा उसको देखिए, क्योंकि अनुमानित बजट में हम काफी चीजें बोल सकते हैं और काफी चीजें छुपा सकते हैं, बट जो वास्तविक बजट आएगा उससे पता चलेगा कि पानी का पानी दूध का दूध क्या है। एक और अवनी, एक सेकंड इससे पहले कि आप आगे बढ़े, क्योंकि आप तो ये रोज करती है लेकिन हमारे लिसनर्स को शायद पता नहीं होगा, तो जो अनुमानित बजट है, बजट एस्टिमेट, तो अगर 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही हैं तो वो अगले साल क्या हम लोग खर्च करेंगे उसका एक अनुमान लगाते हैं, तो वो होता है बजट 2022-23 का जो अनुमानित खर्च है वो बजट एस्टिमेट कहलाता है। रिवाइज एस्टिमेट इस साल का खर्चा कुछ हद तक उसका एक एस्टिमेट है, कुछ हद तक एहसास है कि हम वो देखते हैं कि अभी तक करीबन अक्टूबर-नवंबर तक कितना खर्च हुआ और फिर एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा साल खत्म होने तक हम कितना खर्च कर पाएंगे। इसमें कभी कभी अगर कोई एडिशनल ग्रांट्स वगैरह साल के दौरान अनाउंस होते हैं, कभी कभी नई स्कीम अनाउंस होती है, तो वो सब भी रिवाइज एस्टिमेट के अंदर आता है। तो एक और तरीका जो छुपाने का होता है वो होता है कि कुछ हद तक एक लेवल की जानकारी दूसरी लेवल की जानकारी किस लेवल पर जानकारी होती है वो हमेशा पता नहीं लगती। तो हम काफी बार RTIs फाइल करते हैं। उदाहरण के लिए ICDS स्कीम में जो बाल विकास योजना है उसके अंतर्गत बच्चों के लिए पोषाहार आता है, और ये पोषाहार जो आता है उसका 50% आधा हिस्सा केंद्र सरकार देता है और आधा हिस्सा राज्य सरकार देता है। तो जब हम केंद्र सरकार से पूछते हैं कि पैसा कितना खर्च हुआ या कैसे हुआ, तो ये जानकारी केंद्र सरकार बोलता है कि वो बस उनके हिस्से की जानकारी जानते हैं और राज्य सरकार की जानकारी नहीं जानते। ये कुछ हद तक थोड़ा सा अजीब होता है क्योंकि ICDS एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और पैसा जो राज्य को दिया जाता है उसको देने से पहले एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्यों को जमा करना होता है कि मैंने उस पैसा का
पहला जो किस्त आया था तो उसको खर्च किया था या नहीं खर्च किया था। बट ये एक और तरीका है कि हम जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, अलग अलग हमारे संविधान में अलग अलग स्तर का अलग अलग खर्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उससे एक चीज होती है कि वो आसान तरीका है कि मुझे ये जानकारी नहीं पता, दूसरे स्तर से पूछिए, और ये राज्य सरकार भी करती है। अगर हम जिला स्तर के बारे में खर्चा की जानकारी लेने की कोशिश करें तो राज्य सरकार बोलती है कि आप डायरेक्टली जिला के पास लिखिए। तो अब भारत में कितने सारे जिले हैं तो उसका पूरा अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि खर्चा किस बजट हेड में बुक होता है, उससे भी काफी हद तक, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी छुपाई जाती है, बट उससे अगर आप टेक्निकल चीजें नहीं जानते तो शायद आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो उदाहरण के लिए आई थिंक जो वैक्सीन का खर्चा है, अभी हालांकि लगेगा कि वैक्सीन का खर्चा है, स्वास्थ्य के ऊपर है, कोरोना है, तो वो हेल्थ के बजट के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के बजट के अंतर्गत आना चाहिए। बट ये बजट फाइनेंस वित्त विभाग के अंदर उसका लाइन आइटम आया है। तो ये एक और तरीका है जहां पर हमेशा इतना इंट्यूटिव नहीं होता कि जहां पर खर्चा किस विभाग के अंतर्गत बुक हुआ है, और उसके साथ साथ उसको खोजना काफी बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मुझे एक्साइटिंग लगता है कि बजट को थोड़ा सा डिटेक्टिव वर्क लगता है कि ढूंढो पैसा कहाँ था। और राज्य स्तर पर तो और भी मुश्किल होता है कि कभी कभी मध्याह्न भोजन का पैसा कुछ राज्यों में शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, कुछ राज्यों में जहां पर डेवोल्यूशन हुआ है वहां वो रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आ सकता है। कुछ राज्यों में क्योंकि मध्याह्न भोजन पोषाहार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कुछ विभाग में न्यूट्रिशन के बजट हेड के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको बजट पढ़ना अच्छे से नहीं आता तो काफी बार ये चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ढूंढने के लिए। तो लगता है कि सरकार छुपा रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमेशा छुपाने का एक अटेम्प्ट है, बट हमने अभी तक सोचा नहीं है कि एक बजट एक अकाउंटेबिलिटी टूल हो सकता है। हम बजट को बहुत टेक्निकली सोचते हैं अभी तक सरकार में। ये बजट कुछ हद तक एक अकाउंटिंग टूल है जहां पर मैं अपना बस नंबर क्रंचिंग कर रही हूँ, बट ये बजट कैसे लोगों के लिए जरूरी हो सकता है, कैसे एक अकाउंटेबिलिटी टूल हो सकता है, कैसे एक पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी का एक टूल हो सकता है, जवाबदेही, पारदर्शिता, ये सब चीजें बजट के साथ अभी तक ज्यादातर एसोसिएट नहीं हुई हैं। और काफी कमिटीज ने बोला है कि अभी समय आ गया है कि हम अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बदलें ताकि बजट थोड़ा सा और आसान हो लोगों को समझने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टर्म में एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली थोड़ा स्टैंडर्ड कर लें तो एकदम ये सब आसान हो जाए, जो कि सरकार कंपनियों को बोलती है करने को, अपने लिए नहीं। हमारा पूछा था स्टैंडर्ड तो है, बट वो मतलब कि 3 लेवल तक स्टैंडर्ड है, बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम होता है कि तो एक तो सब कुछ स्टैंडर्ड करना मुश्किल हो गया क्योंकि हम एक फेडरल कंट्री तो है ही, बट उसके साथ साथ आई थिंक जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट्स हैं वो हमेशा दर्शाते नहीं है कि वो है क्या। तो न्यूट्रिशन पर हम काफी काम करते हैं और न्यूट्रिशन का एक हेड ऑफ अकाउंट तो है, बट क्या चीजें न्यूट्रिशन कहलाएंगी, उसको कैसे देखेंगे, वो सब थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो अगर मुझे पता करना है तो एक और उदाहरण के लिए रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान तो नॉन प्लान तो चला गया, अच्छी बात है, बट रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो पैसा राज्यों को दिया जाता है वो हालांकि एक स्कूल बनाने के लिए हो या हालांकि एक अस्पताल बनाने के लिए हो, क्योंकि वो ग्रांट्स एंड एड वो राज्यों को दिया जाता है, वो रेवेन्यू खर्चे के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखो, ग्राम सड़क योजना आप सोचोगे वो कैपिटल है, हाँ। नहीं, उसका अगर आप बजट देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 दिखेगा और वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। वो मान के चलते हैं कि गांव की सड़कें तो हर साल खराब हो ही जाएगी ना। हर मॉनसून में बह जाने वाली है तो रेवेन्यू में डाल देते हैं। मजाक, अच्छा आइडिया दिया। क्योंकि वो सरकार का इम्प्लीमेंटेशन लेवल राज्य सरकार है ना, तो राज्य सरकार जब उस पे पैसा डालेगी
अपना 10% तो उसे कैपिटल मानेगी, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जब दे रही है तो वो एक रेवेन्यू आइटम एक्सपेंड। तो हाँ, नहीं, लेकिन ये है तो गलत ही एक्चुअली। तो काफी अपने अच्छी चीज ही बताई कि इवन हॉस्पिटल या स्कूल बनाने का भी पैसा जो राज्य सरकार को मिला वो उधर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, जबकि कैपिटल एसेट बन रहा है इस कंट्री के लिए। हाँ, तो अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत आता है तो उसको रेवेन्यू ही माना जाता है। मतलब सरकार को यानी कि अपने पता भी नहीं होगा ना कि हमारे पास कितने कैपिटल एसेट्स हैं, इस हिसाब से तो हिसाब रख ही नहीं सकते, आई एम प्रीटी श्योर, है ना। तो ये एक और तरीका है जो मुझे लग रहा है कि जैसे बल्कि जहां पर जो खर्चा होता है वो कुछ काफी हद तक और भी मुश्किल होता है ढूंढने के लिए, कि आजकल हमारे पास बहुत सारे फैंसी डैशबोर्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो GIS, यहाँ पर दिल्ली में बैठ के आप देख सकते हो कि कौन सा स्कूल GIS के मैप के थ्रू कौन से जिले के कौन सी बस्ती में बना है। बट आजकल क्या हो रहा है, और हम काफी हद तक ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं उसको काफी गहराई से देखने की कोशिश करते हैं, जो जानकारी पब्लिकली अवेलेबल होती है वो कम होती जा रही है। तो एग्रीगेट नंबर जो होते हैं, जो मोटे मोटे स्तर पर नंबर होते हैं, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें मैप्स भी आ जाते हैं, उसमें काफी जानकारी दी जाती है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा भी गहराई में जाने की कोशिश करें, जो ड्रिल डाउन करने की कोशिश करें, वो जानकारी या तो लॉगिन पासवर्ड चाहिए किसी को दोस्त बना लो, उनका लॉगिन पासवर्ड ले लो, या वो उपलब्ध ही नहीं होता। तो हमारे लिए ये काफी मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे ये जानकारी पता करने की कोशिश करें और ये कैसे निकालें। और जैसे ही चीजें और भी ऑनलाइन हो रही हैं, उसमें जो डिसएग्रीगेशन होता था वो कुछ हद तक जा रहा है, और वो जानकारी अब मिलना मुश्किल होते जा रहा है। सॉफ्टवेयर सब कुछ थोड़ी ना सॉल्व कर सकता है। हाँ। पर अपने आपको सरकार वैसे अपने दोस्त की तरह देखती है जो कि हमको और हमारे बारे में बाहर से जानने में मदद कर रही है, या फिर ऐसे संदेह की दृष्टि से कि ये तो हमारे पे नजर रख रही है? कुछ हद तक हमारा रोल दोनों है। तो हम राज्य सरकार के साथ काम भी करते हैं, हम केंद्र सरकार के साथ भी काम करते हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी मौका है कि सरकार को समझने के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम एक कोर्स भी चलाते हैं जो छोटी संस्थाओं के लिए होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर बैठे दूर बैठे सरकार के प्रति उंगली उठाना बहुत आसान काम है, बट सरकार की क्षमता की क्या बाधाएं हैं, उनको क्या। तो ऐसे मैंने शुरू किया था कि बजट को मैं यहाँ पर बैठ के बोल सकती हूँ कि आप ये बजट बढ़ाओ, वो बजट बढ़ाओ, पर उनके पास कितना रेवेन्यू है, कितना कर है, कितना पैसा है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, समझ में रखो। बिल्कुल। तो आई थिंक कि एक बहुत जरूरी काम है, अगर आप अकाउंटेबिलिटी पर काम करते हो तो थोड़ा सा समझो कि जो स्टेट कैपेसिटी होती है, जो राज्य की कैपेसिटी होती है, अलग अलग लेवल की, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है और डिमांड्स हैं कुछ हद तक रियलिस्टिक भी हो जाए। बट आप भी कभी कभी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, या तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रन करने की कोशिश कर सकते हैं, या एटलीस्ट लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जो शायद सरकार खुद नहीं पहुंचा सकती। तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है कि हम एटलीस्ट करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। पर उसके साथ साथ आई थिंक हम जो बहुत डीपली बिलीव करते हैं वो एक 2 वर्ड स्टेटमेंट जो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है, उसमें 3 चीजें होनी चाहिए ना। इसमें नागरिक होने चाहिए जिनको अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ताकि वो अपने सर्विसेज डिमांड कर सके सरकार को, और सरकार भी उसी समय उनके पास भी क्षमता होनी चाहिए कि वो डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करें, या नहीं तो एक तरफ से डिमांड आ रही है पर दूसरी तरफ से या तो कैपेसिटी नहीं है, तो उसको हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो उसी समय आपने कहा कि कुछ हद तक हमारा रोल ये भी है कि जो सरकारी जानकारी है लोग पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करना, जमीनी स्तर की जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, और उसी साथ साथ सरकार को भी बताना। मुझे हमेशा पहली बार जब हमने स्टडी की थी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि हमने सरकार से खुद का उनका ही डेटा लिया, उसी को एनालाइज किया, फिर वापस उन्हीं को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने सोचा था कि उनको तो पता होगा, मैं कौन होती हूँ उनको बताने के लिए,
बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि सरकार भी काफी हद तक ओपन होती है क्योंकि उनको नहीं हमेशा पता। और फेयर इनफ, इंडिया बहुत बड़ा देश है। अगर आप दिल्ली में बैठे हो, आपको शायद नहीं पता कि बस्तर जिले में क्या हो रहा है खर्चे को लेकर, इस विद्यालय में क्या हो रहा है। तो हमारा कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि ये जानकारी सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करे। और इंटरेस्टिंग है कि सरकार भी आती है और हमें बोलती है कि आप जाके हमारे लिए एक सर्वे करो, क्योंकि जैसे हम जानकारी पूछते हैं तो हमेशा वो जानकारी कुछ हद तक सैनिटाइज होके आती है। उन्होंने मुझे खुद बोला, पर अगर आप एक थर्ड पार्टी होके, इंडिपेंडेंट होके आप वो जानकारी लेने की कोशिश करो ताकि हमें भी पता चले कि क्या चाहिए। बिल्कुल। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि काफी बार हमें मौका मिला है कि राज्य के अलग अलग लेवल के, तो जिला स्तर पर, केंद्र सरकार पर, राज्य स्तर पर, जहाँ पर सरकार हमारे पास खुद आई है कि और बोलिए कि आप हमें जो जमीनी स्तर पर हो रहा है वो थोड़ा सा बताइए, या हमारे स्टाफ से भी पूछ के बताइए कि उनको इसके बारे में उनका सच्ची अनुभव क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर वहां पर जब बहुत सारा प्रेशर था कि जल्दी जल्दी टॉयलेट्स बनाने के लिए, तो वहां पर हमें एक मौका दिया गया कि आप जाके बीडीओ से बात कीजिए, आप पंचायत सेक्रेटरी से बात कीजिए, सचिव से बात कीजिए और थोड़ा समझिए कि वो ओडीएफ के बारे में क्या समझते हैं, वो अपने रोल के बारे में क्या समझते हैं। और वो आप ही कर पाएंगे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप थर्ड पार्टी हैं, तो वो भी मौका मिलता है। तो आई थिंक आप किससे पूछ रहे हैं या किस समय पूछ रहे हैं, शायद उत्तर अलग आएगा कि आप सरकार हमें कैसे एग्जैक्टली देखती है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब इससे हमें थोड़ा मोटे तौर पर केंद्र सरकार के बजट से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है उसके बारे में पता पड़ गया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this round is on me. Gauri has a conversation on building a sustainable luxury travel ecosystem with entrepreneur Jaisal Singh. On the Wire Talks, Siddharth asks American philosopher Jason Stanley to decode his book, How Fascism Works, The Politics of Us and Them. On The Longest Constitution, Priya explains the concept of invisible work and how Javed Akhtar and the copyright law are connected. On Postcards from Nowhere, Utsav tells us an interesting story that connects West Indies cricket, jackals, and Mariamman temples. And on All Things Policy, the Takshashila folk look into the Ukraine-Russia conflict and its associated geopolitics. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IVM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Tejas Sringarpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. Get a list of all of our channels. You can go to ivmpodcast.com/YouTube, where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. अगले हिस्से में आते हैं और इस बार हम लोगों को बात करनी थी फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में। और यहीं पे हम लोग बात आ जाती है केंद्र, राज्य और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले अवनी, एक आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन में कौन सी लेवल की सरकार ज्यादा मायने रखती है आपके हिसाब से? आम इंसान के लिए सरकार वो होती है जो आप देख सकते हो, जो आपको सुविधा पहुंचाती है, और वो ज्यादातर स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट ही होता है। हमारे संविधान में अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग जिम्मेदारी है, और जो स्थानीय स्तर होती है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो काफी हद तक हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जैसे स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, नल जल की व्यवस्था इत्यादि। इसमें भी पर दो भाग होते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप गांव में रहते हो तो आपका सबसे पहला अनुभव सरकार का आपके ग्राम पंचायत में होता है। जैसे कि सरपंच हो, सचिव हो, कुछ हद तक एएनएम हो या बीडीओ भी हो,
इन्हीं लोगों के पास अधिकार होता है कि आपको राशन दे या ना दे, आपको आपका नाम शौचालय या घर के लिस्ट में आया है या नहीं आया है। और कोरोना के दौरान हमने देखा था कि आई थिंक 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत जो हैं और आई थिंक 10 लाख से अधिक जो फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हैं, आशा, ANM, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भूमिका निभाई कि सरकार लोगों के घर तक पहुंच पाई। मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा था क्योंकि विद्यालय बंद थे, बट फिर भी राशन लोगों के घर तक पहुंच पाया। वैसे ही मास्क भी लोगों के घर तक पहुंच पाया। शहरी इलाकों में थोड़ा सा फर्क है। आई थिंक कुछ हद तक शहरी इलाकों में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, लोगों का रिश्ता अपने वार्ड काउंसलर से थोड़ा सा कमजोर है और कभी कभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मदद लेनी पड़ती है अपने काउंसलर तक पहुंचने के लिए। मुझे याद है कि 2018 में एक सर्वे हुआ था आप ही के पास, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आई थिंक और लोकनीति ने एक सर्वे किया था। ये 12 राज्यों में सर्वे हुआ था, करीबन 24,000 लोगों के पास वो गए थे और उन्होंने कहा था कि आप किसके पास जाओगे। और वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में वहां पर 32%, 32% लोगों ने बोला था कि वो सरपंच के पास जाएंगे, बट शहरी इलाकों में 19% लोगों ने बोला था कि वो वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी इलाके में रहते हैं थोड़ा सा फर्क आता है, बट मोटा मोटा उस सर्वे के में भी एक चीज तो साफ निकल के आई थी कि लोकल सरपंच या काउंसलर के पास ज्यादा लोगों के साथ रिश्ता होता है, ना कि MLA और MP का। ये तो आपने काफी, हाँ, ये बहुत अच्छा इंसाइट है और ये दिखता भी है। शहरों में अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता उनका लोकल कॉर्पोरेटर कौन है और शायद मजबूरी भी है। इतना ज्यादा प्राइवेट सर्विसेज पे आप सिक्योरिटी के लिए भी प्राइवेट चौकीदार रखेंगे, जनरेटर भी रख ही लेंगे, अगर बिजली जा रही है तो प्राइवेट इलेक्ट्रिशियंस भी होंगे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत ज्यादा। और ये शायद हम नहीं देखते हैं कि लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है सरकार से, लेकिन मूलभूत चीजों के लिए लोग खुद भी खर्चा कर रहे हैं। और ये शायद काफी शहर के लोगों को शिकायत भी रहती है कि हम टैक्स देते हैं प्लस ये भी खर्चा ही करते ही हैं, तो डबल खर्चा कर रहे हैं। हाँ, मुझे अभी आजकल कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा और इस पर एक्चुअली स्टडी करना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं कि लोगों का और सरकार का रिश्ता आजकल थोड़ा सा बदल रहा है, एटलीस्ट इंट्यूटिवली लगता है, क्योंकि कुछ हद तक काफी सारी चीजें आप डायरेक्टली पैसा लोगों के खाते में आ जाता है बिना कोई बीच में, तो किसी और की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली केंद्र सरकार से डायरेक्टली पैसा DBT इत्यादि के तहत पैसा डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है और उससे दोनों फुर्ती और क्षमता, डेफिनेटली एफिशिएंसी काफी बड़ा है। बट इसके साथ साथ थोड़ा सा डिस्टेंस भी बड़ा है। अगर आप सोचोगे कि अगर आप पूर्णिया के छोटी सी बस्ती में कोई महिला, अगर आपको आपका पैसा नहीं मिला तो आप किसके पास जाओगे? और ये हमने 2008 में भी देखा था कि जब हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे और वहां पर भी उन्होंने डायरेक्टली जो स्कूल का पैसा है स्टेट से, राज्य से स्कूल के बैंक अकाउंट में शुरू किया था। पर जब वो स्कूल का SMC पूछने जाता है ब्लॉक में कि मेरा पैसा नहीं आया, तो ब्लॉक कहता है मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है, क्योंकि मेरे पास पैसा तो आता नहीं है, ना मुझे अधिकार है। फिर वो जाता है जिला पर। अगर आप सोचेंगे तो अगर मुझे पैसा या पेंशन या कुछ भी नहीं मिले तो मैं क्या प्रधानमंत्री के पास अपनी मन की बात बोल पाऊंगी? शायद नहीं। तो वो डिस्टेंस कुछ हद तक घट भी रहा है, क्योंकि कुछ हद तक सरकार आपको डायरेक्टली चीजें दे सकती है, बट अगर नहीं मिली तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ भी गया है, क्योंकि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो किसके पास अधिकार है मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो अधिकार कुछ हद तक कम हो रहा है जैसे हम ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो मोटे तौर पे फिर से देखें तो जो 3 लेवल्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, तो मतलब अगर हम लोग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ज्यादातर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीजें फिजिकल, वो सब यूनियन गवर्नमेंट के हिस्से में है ना। और डिफेंस, रक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। जो रक्षा, बिल्कुल। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादातर राज्य सरकार के हिस्से में है ना। तो हेल्थ तो एक स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, और एजुकेशन भी पहले स्टेट लिस्ट था, अब कॉन्करेंट लिस्ट में, तो दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जिम्मेदारी है वो अभी भी
राज्य सरकार के, और लोकल गवर्नमेंट का पब्लिक सर्विसेज जो है हमें प्रोवाइड करने की। तो ये 3 मोटे हिस्से हैं ना। लेकिन इसमें हम लोग बहुत वित्तीय तौर पे तो हम लोग बहुत ही पिछड़ गए इसमें। मतलब जैसे हम लोग देखते थे जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग लोकल गवर्नमेंट्स के कुछ मेयर वगैरह से इलेक्ट होके उन्होंने अपनी पदार्पण किया इस पॉलिटिक्स में, और फिर वो इतने हाई लेवल्स पे पहुंचे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट लेवल है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, और इसके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया भी। आपने जैसे कहा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लोकल गवर्नमेंट्स को, लेकिन वित्तीय तौर से कुछ भी उनको बंटवारा तो हुआ ही नहीं है पैसों का। जब 73rd 74th अमेंडमेंट की संशोधन की वजह से नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए कि ये चीजें करनी है लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन पैसे जो है वो राज्य सरकार डिसाइड करती है कि कितना पैसा मिलेगा, किस सोर्स से मिलेगा। तो ये कैसे हो गया? मतलब ये क्यों? अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम लोग बैंगलोर में भी देखते हैं 10,000 करोड़ तकरीबन का बजट बनता है हर साल, उसमें से 5,000 तो राज्य सरकार के देती है। तो राज्य सरकार एक साल देगी, नहीं देगी, राज्य सरकार देगी, उनको जो उस पर खर्च करना है वगैरह। तो हम लोग जो ये वित्तीय विकेंद्रीकरण है इसमें पूरी तरीके से सिस्टम टूटा हुआ है। तो क्या कदम उठाए गए हैं और क्यों सफलता नहीं मिली है अभी तक? तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान के मुताबिक काफी सारे कदम हुए हैं, जो कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हुई है, उसके साथ साथ जो खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हुई है, जो शेड्यूल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड हैं। बट 14 फाइनेंस कमीशन ने भी कोशिश की कि हम लोकल गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली पैसा देने की कोशिश करें, बट आई थिंक वापस आ जाता है कि पैसे कुछ हद तक मुझे पावर देते हैं, और कोई भी स्तर अपने दूसरे लेवल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर नहीं देना चाहता। आप बैंगलोर की बात कर रहे थे, हमने अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट ने कर्नाटक राज्य के मुलबागल तालुका में एक अध्ययन किया था, और वहां पर हमने देखा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में करीबन 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर लेकिन उसका केवल 3% पैसा, मतलब कि 6 करोड़ में से 20 लाख रुपए वो उतना ही है जो ग्राम पंचायत का अधिकार है उसको खर्च करने के लिए। बाकी सारा जो पैसा आ रहा है वो सारा स्कीम का पैसा होता है, योजनाओं का पैसा होता है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स कुछ बोल नहीं सकते। तो कर्नाटक स्टडी में हमने देखा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीबन 52%, 52% का हिस्सा शिक्षा और पीडीएस पर खर्च हो रहा था। और कमाल की बात यह है कि ग्राम पंचायत को उन कार्यों पर ज्यादा निगरानी रखने का अधिकार भी नहीं था। तो हम ज्यादातर पैसा काफी हद तक बांधने की कोशिश करते हैं, और ये कुछ हद तक एक कंट्रोल का एक हिस्सा है। हम बार बार कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास क्षमता नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, बट ये ऑलमोस्ट एक catch-22 हो जाता है कि अगर आप पैसा देते भी नहीं है तो आप क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खर्चा कैसे करेंगे, अपना ग्राम पंचायत का प्लान कैसे बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और आई थिंक और जैसे मैंने कहा, हर लेवल कंट्रोल करने की कोशिश करता है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को पैसा देना नहीं चाहता, या अगर देता है तो ज्यादातर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या स्कीम्स के जरिए देना पसंद करता है, क्योंकि उससे फिर उसको थोड़ा सा और कंट्रोल मिलता है। वैसे ही राज्य सरकार स्थानीय सरकार को पैसा देना नहीं चाहता, और जब देता है तो कुछ हद तक स्कीम्स के थ्रू ही देता है। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और आजकल और भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब से जो प्लानिंग कमीशन था वो अब नहीं है, तो जो प्लानिंग की प्रक्रिया है वो काफी हद तक और भी कमजोर हुई है। स्टेट में पहले राज्य में प्लानिंग बोर्ड्स होते थे, आजकल बहुत कम राज्यों में प्लानिंग बोर्ड्स एक्टिव हैं। केरला में एक एक्टिव प्लानिंग बोर्ड है, कर्नाटका में कुछ हद तक प्लानिंग होता है, बट काफी राज्यों में जो फाइनेंस का फंक्शन है और प्लानिंग का फंक्शन है वो मर्ज किया गया है। और उसका मतलब ये है कि अगर कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा अधिकार हो गया है, बट फिर आप बहुत मुश्किल होता है कि आप एक थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर व्यू लो कि इस जिले में या इस लोकल एरिया में मैं कैसा प्लान बनाऊं, मैं कैसे उनकी लोकल निजी स्थिति को देखते हुए उनको कितने पैसे की जरूरत है और कितना उनकी क्या क्षमता है
उसका कौन देख रहा है, और वो एक सवाल है जो एक्चुअली कोई ज्यादा नहीं देख रहा है। आई थिंक बहुत आसान है बोलना कि क्षमता कम है इसलिए सेंट्रलाइजेशन बेटर है, बट जैसे मैंने कहा कि क्षमता कम है तो क्षमता बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अभी तक जहां पर फंड्स दिए जाते हैं काफी बार फंक्शंस नहीं होते या फंक्शनरीज नहीं होते, तो फिर भी वो जो 3F जिसकी बात हुई थी, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, लोग होने चाहिए, पैसा होना चाहिए और अधिकार होना चाहिए खर्चा करने के लिए या कार्यान्वयन करने के लिए। अगर तीनों चीजें नहीं हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स अपना काम कर पाए। इसमें प्रणय मेरे को तुमसे भी पूछना है, मैं भी अवनी से भी, दोनों ये चीज में मेरे को एक हमेशा सवाल आता है दिल में कि जैसे जो लोकल गवर्नमेंट की हम सब बात बहुत करते हैं और उसमें ये दो चीज होती है कि या तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को गुहार लगाते तुम ये स्टेट गवर्नमेंट बहुत बदमाश है, इनको बाईपास कर दो, सीधे तुम लोकल गवर्नमेंट को पैसा दे दो। तो ये तो आप एक तरह से सेंट्रलाइजेशन को गुहार लगा रहे हो कि और सेंट्रलाइज हो जाओ ताकि ये बीच वालों को हम कटा दें, ठीक है। और या फिर जब हम स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते हैं तो फिर वो कहती है मैं अपने हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा ना, ये भी तो एक डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका है कि भाई फिर आप मत डिसाइड करो, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला लेवल कितना डिसेंट्रलाइज्ड हो, और उसमें हमको पता ही है ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। तो ये अभी हम ऑर्गेनिकली जाएं तो मे बी हर राज्य में हर किसी को अपनी स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। कहीं कहीं पे मुझे लगता है हिंदुस्तान में हम भी ये शॉर्टकट चाहते हैं कि सीधे दिल्ली जाएं और दिल्ली से बोलें कि भैया एक चेक मार्क से तुम पूरे देश में कुछ कर दो, पर मे बी ये एक डिफिकल्ट चीज है और हमको मुश्किल तरीका यही है कि हर राज्य के नागरिकों को अपनी राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि तुम डिसेंट्रलाइजेशन करो। तो ये तुम लोगों का क्या मत है इसमें? सौरभ, आपने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं भी प्रणय से सवाल पूछ सकती हूँ ना, तो मेरा भी एक सवाल है प्रणय मैं भी जोड़ रही हूँ कि कोरोना के दौरान काफी हद तक पंचायत का इम्पोर्टेंस बाहर निकला। अचानक हमारे पास, हम कोरोना वॉरियर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि हम एक राज्य हैं जहां पर हमारे पास, जैसे मैंने कहा, इतने 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत हैं कि हम बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं। पंचायत का रोल काफी हद तक बाहर निकला। क्या ये एक मौका है कि जो स्थानीय सरकार की का जो अभी तक हिस्ट्री रही है वो बदलने के लिए, और क्या बदलेगा या नहीं? हाँ, नहीं, आप लोगों को अवनी आपको ज्यादा पता है इस पर, लेकिन जैसे मैंने सोचा इस पर, आपने जो एक स्टेटमेंट बोला था मनी इज पावर, वहीं पे बात अटकती है। तो अगर हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, अगर हम लोग उनको पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं, वो नहीं ठीक करेंगे, तब तक कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन काम नहीं करेगी। तो मुझे लगता है जैसे अभी जीएसटी की बात कर ले हम लोग, जीएसटी में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अच्छे से बांट लिया है कितना पैसा देना है, और लोकल गवर्नमेंट को तो कुछ ठेंगा मिल रहा है, उनके पास जो अधिकार थे वो भी आपने छीन लिए। तो अगर हम लोग वो चीज फिक्स कर लेंगे कि जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें से टैक्सेस का कितना डेवोल्यूशन लोकल गवर्नमेंट में है वो कॉन्स्टिट्यूशनली फिक्स हो जाए, तो प्रॉब्लम ये नहीं होगी। तो सौरभ, केंद्र सरकार का रोल तो होगा ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाना है तो लेकिन हाँ, हर साल गुहार लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार तो हमें फिक्स करना है। और ये भी मैं मानता हूँ कि हाँ, इसके लिए केंद्र सरकार तक वेट करना जरूरी नहीं है। जैसे अवनी ने कहा, केरला इसमें बेहतर चीजें करते हैं, और हमारे राज्य में भी, कर्नाटका में हेल्थ पर डेवोल्यूशन बहुत अच्छे से होता है, लोकल गवर्नमेंट को बहुत फ्रीडम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स पिक करने का। तो शायद हर राज्य की जो सक्सेस है वो भी हमें सीखने की जरूरत है, जिससे कि हर राज्य पूछ पाए कि ठीक है, देखो हम लोग कैलिफोर्निया की एग्जांपल ना ले, पर अगर हम लोग मध्य प्रदेश में कोई ये देख पाए कि केरला में ही कैसे बदलाव हुआ है इससे, तो शायद रिलेटेबल होगा और हर इंसान अपने राज्य सरकार से सही सवाल पूछ पाएगा। लेकिन अभी हम लोग उस इक्विलिब्रियम में पहुंचे नहीं, हम लोग राज्य सरकार से ही गुहार लगाते हैं। आपने देखा होगा, हमारा राज्य में 6 करोड़ लोग हैं, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि सीएम भी थे, वो एक फ्लाईओवर बैंगलोर में जो था उसके ऊपर बात कर रहे थे अपने स्पीच में
मतलब क्यों 6 करोड़ लोगों की आबादी वाला राज्य क्यों इस चीज पर बात कर रहा है? उनको और बड़ी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ये तो बेंगलोर का जो मेयर है और कॉर्पोरेटर्स है उनको चिंता करनी चाहिए ना। तो हाँ, तो केंद्र सरकार का रोल रहेगा इसमें। बस यही है कि हम लोग एक बार गुहार लगाना चाहते हैं या हर साल गुहार लगाना चाहते हैं, उसके बारे में फिक्स करना पड़ेगा। और अवनी जब आप बात कर रही हैं तो मुझे वो हम भारत के काफी फेमस पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट थे राजा चलैया, उन्होंने बोला था ना, एवरीवन वांट्स डिसेंट्रलाइजेशन बट ओनली अप टू देयर ओन लेवल। एग्जैक्टली, सबको विकेंद्रीकरण चाहिए लेकिन सिर्फ मेरे, उसके बाद मेरे से मत पूछो। तो छीनना पड़ेगा सौरभ, हाँ ये तो छीनना ही पड़ेगा। तरीका नहीं है, ठीक है, ये सही बताया। तो अब आते हैं हम लोग फिनेंस कमीशन पर, लेकिन क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय रहता है, तो ये जो वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। तो इसमें एक चीज है कि पैसा जो है वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है राज्य सरकार को, ये राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार कलेक्ट कर रही है लेकिन संवैधानिक तरीके से डिसाइडेड है, जैसा अवनी ने बताया 42% ऑफ डिविजिबल पूल, और वो जाता है राज्य सरकार को। और फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था जो डिसाइड करती है कि कितना जाना चाहिए, एक तो राज्य सरकार को 42% या 41%, और हर राज्य को कितना मिलना चाहिए, तो उसके बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा, कर्नाटक को कितना मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या बदलाव आए हैं अवनी पिछले कुछ सालों में? और जैसा कि आपने कहा सरकारें उसमें भी कुछ घपला कर रही है, तो केंद्र सरकार और फाइनेंस कमीशन का क्या रिश्ता रहा है और ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने कहा कि ये बहुत बहुत जरूरी बात है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे नहीं रही है, ये उनका हक है। हम सब लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं और वो पैसा जो हम देते हैं इनकम टैक्स में वो बस केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, बट एक्चुअली आप कर्नाटका में बैठे हैं, अभी मैं दिल्ली में बैठी हूँ, तो एक बहुत जरूरी मायने रखता है जो फाइनेंस कमीशन होते हैं वित्त आयोग, उसमें उनका कुछ हद तक 2-3 रोल होते हैं। जैसे आपने कहा कि जो असंतुलन होता है, क्योंकि केंद्र सरकार ज्यादा पैसा इकट्ठा करती है बट राज्य सरकार के पास खर्चों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आपने कहा कि ज्यादातर चीजें जो हम वेलफेयर की बात करते हैं, स्वास्थ्य से लेकर कृषि को लेकर सब कुछ राज्य सरकार को ही खर्चा करना होता है। उस संतुलन को मायने रखते हुए वो फाइनेंस कमीशन का रोल है डिसाइड करना कि राज्य सरकार को कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, मतलब कि इंटर स्टेट कितना मिलेगा। उसके साथ साथ उनका एक और चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कुछ हद तक जो अगर कोई राज्य के पास कम पैसा हो, थोड़ा सा एक मिनिमम लेवल सेवाएं प्राप्त करने के लिए वो ग्रांट्स भी दे सकते हैं। ये ग्रांट्स स्टेट का स्पेसिफिक सिचुएशन को देखते हुए दे सकते हैं। कभी कभी कुछ फाइनेंस कमीशन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स देते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन काफी हद तक एक लैंडमार्क कमीशन था, 14वें वित्त आयोग था, और उसमें जो डेवल्यूशन का पैसा, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने जो राज्य सरकार के पास पैसा जाता है उसको बढ़ाया, बट उसका तरीका कैसे जाना चाहिए वो बदला। और उसका मतलब मेरा ये है कि जो राज्य सरकार को पैसा जाता है वो ज्यादातर मोटा मोटा 2-3 तरीके से जाता है। कुछ पैसा बंधा होता है, तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात मैंने की थी, वो पैसा बंधा होता है, जो वो स्कीम जो क्षेत्र पर काम करती है उसी पर खर्चा हो सकता है। तो अगर एक शिक्षा का समग्र शिक्षा का एक स्कीम है तो वो एजुकेशन पर ही खर्च हो सकता है। वैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन होता है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, वो हेल्थ पर ही खर्च हो सकता है। उस पे राज्य के पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। बट जो कर का हिस्सा होता है वो राज्य को जैसे खर्च करना चाहता है वो वैसे खर्च कर सकता है, वो उसके कंसोलिडेटेड बजट में जाता है और वो कुछ भी चीजें में खर्च कर सकता है। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन ने दिया, ये जो डिविजन है, कितना पैसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के स्कीम्स के थ्रू जा रहा है या कितना पैसा डेवल्यूशन के थ्रू जा रहा है, उसको बदलने की कोशिश की। तो ज्यादा पैसा खुले में देने की कोशिश की और कम पैसा टाइट तरीके से देने की कोशिश की। उसके बाद एक कमिटी भी आई थी कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको कैसे घटाया जाए या रिस्ट्रक्चर किया जाए, ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैंने की वो थोड़ा सा अगर हम बढ़ा सके। तो उस फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन
के बाद जो हुआ कि आई थिंक कुछ 137 स्कीम्स थे, उनको कुछ 65 या 67 स्कीम्स को की तरफ उन्होंने रिस्ट्रक्चर या रैशनलाइज करने की कोशिश की थी। सच बात हुई कि काफी सारी चीजें नहीं हो पाई, काफी सारे जो प्रोमिसेस या जो रिकमेंडेशंस थे फाइनेंस कमीशन के वो नहीं हो पाए। और मैं क्यों कह रही हूँ, एक चीज अगर हम देखते हैं कि अभी इसी बजट, फरवरी का बजट में भी बोला था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 66 हो गए थे 2015 में, अप्रैल 2020 में वापस 131 स्कीम्स आ गए हैं। अरे बाप रे, फिर से डबल। क्योंकि वो एक्चुअली रिस्ट्रक्चर नहीं हुए थे, वो स्कीम्स को एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बना दिया था, बट उस अम्ब्रेला के अंतर्गत अगर 5 स्कीम्स पहले भी चल रहे थे, अभी भी 5 स्कीम्स चल रहे हैं, बट क्योंकि आपने एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बना है, वो 5 स्कीम्स अब एक स्कीम कहलाते हैं। तो एक अम्ब्रेला स्कीम ऑन एजुकेशन, बट उसके अंदर अध्ययन भोजन भी या बाकी सारे स्कीम्स वैसे जैसे चल रहे थे वैसे ही हो रहे हैं। तो सब बोलते हैं नाम के वास्ते, बेसिकली नाम बदल दिए सिर्फ। बिल्कुल, नाम बदल दिया और वो नाम के वास्ते आपने तो लेकिन ये जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन तो बाध्य होती है ना, ये ऑप्शनल थोड़ी होती है कि आप करो या नहीं करो। तो ये कैसे ये गुठली कैसे देती है सरकार? तो कर का होता है वो, तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाध्य नहीं होती। जो कर का होता है वो बल्कि डेवल्यूशन तो करना ही है, वो टैक्स डेवल्यूशन तो डेफिनेटली है। ज्यादातर केंद्र सरकार मान लेता है। बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर केंद्र सरकार ने फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं माना है। बट अभी जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन में हेल्थ सेक्टर ग्रांट दिया था, इस बार फाइनेंस कमीशन ने अलग अलग सेक्टर्स के लिए, एयर पोल्यूशन का भी ग्रांट दिया है, हेल्थ के लिए ग्रांट दिया है। तो इस पर थोड़ा सा तनाव हुआ था, बट ज्यादातर काफी हद तक माना जाता है। बट अलग अलग तरीके होते हैं जिससे मैंने माना भी आपकी बात, बट फिर भी मैंने एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से लिया, वो सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। तो जो सेस और सरचार्ज बढ़ाने की बात की थी अवनी ने, वो उसी तरीके का एक उदाहरण था, जिसमें अब 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि देखो, ज्यादा पैसा तुम्हें राज्य सरकारों को ऐसा देना है जिस पर कोई बंदिश नहीं है, राज्य सरकार खुद डिसाइड करेगी कैसे खर्च करना है। तो उसकी वजह से केंद्र सरकार ने बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसा करना है तुम्हें, तो जो पैसा है जो इस रूट से जाता है उसी को हम लोग थोड़ा कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे? हम लोग सेस और सरचार्ज बढ़ा देंगे। वो सेस सरचार्ज से हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और वो पैसा डिविजिबल पूल में होता नहीं है, तो आपको वो 42% जा रहा है डिविजिबल पूल का, लेकिन वो डिविजिबल पूल ही कम हो गया। और उसके साथ साथ प्रणय, उन्होंने एक और चीज की ना, उसी के साथ साथ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जहां पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को हिस्सा देना होता है, तो राज्य सरकार का हिस्सा है वो बढ़ा दिया। तो कुछ स्कीम्स हैं जहां पर 75% और 25% होता था, जहां पर राज्य को बस 25%, हेल्थ का एक उदाहरण है जहां पर राज्य को बस 25% देना होता था, अब उसको 40 बढ़ा दिया। तो उससे भी क्या होता है कि जो आपको खुला पैसा मिल रहा है वो आपको वापस स्कीम के अंदर जाना है एज आपका स्टेट शेयर फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो ये एक और तरीका है जहां पर वो खुला पैसा वापस बन गया। तो ये तो बहुत ही चालाकी वाला काम, तिकड़म वाला काम है। सॉरी, नहीं तिकड़म है, और हम कहते हैं स्टेट कैपेसिटी नहीं है, ये सब करने की कैपेसिटी सब है। हाँ बिल्कुल। और सौरभ, आप इसमें एक और विषय है जो आपने कहा था कि राज्य सरकारें क्यों प्रोटेस्ट नहीं करती इस पर, तो इसमें मुझे लगता है, अवनी आप बताइए आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि राज्य सरकारों का फोकस ही अलग रहता है। तो 2 सवाल है ना इसमें, एक केंद्र सरकार राज्य सरकारों को टोटल कितना पैसा दे रही है, इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, मतलब एमपी को कितना मिल रहा है, कर्नाटक को कितना मिल रहा है। तो हर राज्य सरकार, सौरभ, ये हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन पे ही झगड़ते रहते हैं कि अरे यूपी को इतना पैसा कैसे मिल गया, वो क्या कर रहा है, यूपी में तो इतनी ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, हमारी गलती थोड़ी ना। तो सब लोग, वो एक कहानी नहीं थी सौरभ, वो एक बंदर और 2 बिल्लियों की रोटी बांटना रहता है, और उस तरीके का कुछ हिसाब है। तो ये राज्य सरकारें अपने अपने झगड़ रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिवाइड है, नॉर्थ इंडिया हमारा पैसा खा रहा है, इस टाइप का डिस्कशन हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि सब राज्य सरकार मिलके ये कहें कि वो 42% डेवोल्यूशन को 50% करो, 60% करो।
वो चीज नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारें एकजुट नहीं हो पा रही इस पे। तो जब तक एकजुट नहीं होंगी केंद्र सरकार, यही वो बंदर और दो बिल्ली वाली करती रहेगी। आपने बंदर बांट का इल्जाम लगा दिया सरकार। आपको क्या लगता है अवनी? हाँ, एक और चीज मुझे बहुत अजीब लगती है, और हम जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करते हैं तो बार बार आप कितने सारे कमेटी रिपोर्ट पढ़ लो, सब लोग कहते हैं। इस बार भी जब शिवराज चौहान जी के नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, वहां पर अलग अलग राज्यों का आप पढ़ लो कि वो क्या कह रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमें नहीं चाहिए, तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इरोड करते हैं, हमें खुले पैसे चाहिए। बट फिर वापस लोगों को एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चाहिए होता है। और हमने क्या किया था, यामिनी और मैं थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे कि वही जो आपने कहा कि लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमें ये खुला पैसा चाहिए, ज्यादा उस पर ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैं अलग अलग राज्य में जाके उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरीज थे उनसे थोड़ा सा बातचीत कर रही थी। तो अगर हम सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर काफी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सोशल वेलफेयर पर ही काम करते हैं। तो काफी लोगों ने बोला था कि ये एक आसान तरीका है पैसा बांधने के लिए, कि मुझे अब देना है अपना स्टेट शेयर, तो ये एक मौका है थोड़ा सा उसको रिंग फेंस करने के लिए। बट एक और चीज जो निकल के आई, और ये इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है कि जो लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाते हैं काफी हद तक उनका जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा होता है। अगर आप सोचोगे कि काफी पहले जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स शुरू हुए थे, उसका जो फंडिंग मैकेनिज्म था, फंड फ्लो था, वो डायरेक्टली एक सोसाइटी बना ली थी, एक पैरेलल सोसाइटी बना ली थी। तो केंद्र सरकार वो सोसाइटी को पैसा जाता था, तो वो राज्य के कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत नहीं आता था। तो ये एक अलग अकाउंटेबिलिटी चेन बन गई है। और जो काफी सरकारी अधिकारी होते हैं वो उनका अकाउंटेबिलिटी ज्यादातर केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा होता है और ना कि अपने खुद के राज्य सरकार के प्रति। एक और कारण, और ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है और काफी लोगों ने इसको स्टडी भी किया है, योजनाएं होती हैं जिससे मैं अपना लोगों को बता सकूं थोड़ा सा कि मैंने ये आपके लिए किया है, क्योंकि वो विजिबल होती है। स्कूल बनाया है, मैंने शौचालय बनाया है। तो ये जो क्रेडिट लेने की बात होती है, हमने देखा है इलेक्शन के दौरान सब लोग अपना फोटो चिपका लेते हैं। अभी भी इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, इलेक्शन जारी हैं 5 राज्यों में। तो स्कीम्स एक तरीका है कि मैं अपना कैसे क्लेम कर सकती हूँ कि मैंने आप तक ये सुविधाएं पहुंचाई हैं। और इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सेंटर स्टेट डायनामिक्स होता है, क्योंकि केंद्र सरकार कोशिश करता है कि क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डिजाइन होती है केंद्र सरकार के लिए कि केंद्र सरकार उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, बट वैसे ही राज्य सरकार भी उसका इक्वल क्रेडिट ले सकती है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो क्रियान्वयन होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो वो क्रेडिट लेना भी एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है। जो खुला पैसा क्या क्रेडिट लोगे जो खुला पैसा है उसका वो विजिबिलिटी वैसे नहीं होती, बट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है उसका विजिबिलिटी ज्यादा होता है। इसी पे थोड़ा और मुझे समझना था, क्योंकि एक तो मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र के सौजन्य से जो भी योजनाएं हैं, और अक्सर यही पहचान होती है सरकार की ना। तो हर किसी को भारत में पता होगा नरेगा होता है कुछ, या फिर स्वच्छ भारत मिशन होता है, तो ये एक पहचान बन जाती है सरकारों की। अब संवैधानिक तौर पे देखें तो एक्चुअली ये सब चीजें केंद्र सरकार को शायद करनी भी नहीं चाहिए। शायद एम्प्लॉयमेंट ठीक है, लेकिन आप देखें तो शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार करती है, और हम लोग उसी बेसिस पर हम लोग इवेल्युएट भी करते हैं केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस को। तो आपको नहीं लगता अवनी की बहुत सारी केंद्र सरकार की स्कीम्स को एक्चुअली बंद कर देना चाहिए? और आपने कहा कि क्रेडिट लेने की बात ना, तो क्रेडिट तो एक नई मुख्यमंत्री स्कीम शुरू कर सकती है राज्य सरकार, और खुद क्रेडिट ले सकती है ना, इंस्टेड ऑफ कि कोई सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार चलाए, मैं एक सर्व शिक्षा अभियान मुख्यमंत्री शिक्षा अभियान कर्नाटका चला सकता हूं और उसके ऊपर अपना क्रेडिट ले सकता हूं। तो आपको नहीं लगता ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम काफी हद तक
कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे चलती रही तो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तो है ही नहीं। केंद्र सरकार खुद डिसाइड करती है दिल्ली में बैठ के कि एक मूल बागल तालुक में क्या चाहिए, उनको कैसे पता कि क्या चाहिए यहाँ पे? तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा काफी रेडिकल चेंज की जरूरत है इसमें? अरे तो बाल सफेद हो गए बोल बोल कर कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का हमें कुछ करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मेरे बाल सफेद नहीं हुए, बट काफी कमिटीज के भी बाल, बल्कि काफी लोगों के बाल सफेद हुए होंगे, क्योंकि इतने सारे कमिटीज आके यही बात बोली है कि ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको कम करना चाहिए। वो एफिशिएंसी का भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप 2005 में आई थिंक 225 स्कीम्स चल रहे थे, 225 बस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये राज्य के स्कीम की बात भी मैं नहीं कर रही, बट हर बार ये होता है कि स्कीम्स घटाने की कोशिश होती है और फिर से नई स्कीम्स लॉन्च होती है, या ये जो घटाने की बात होती है वो एक्चुअली घटाना नहीं होता, बट कुछ हद तक रीब्रांडिंग या रीनेमिंग हो जाता है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का नंबर्स तो घटाना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ उनका जो डिजाइन है उस पर थोड़ा सा हमें और गौर करना चाहिए। अभी तक जो डिजाइन होता है काफी हद तक बिल्कुल जो बोला जाता है ना वन साइज फिट्स ऑल, जो बिहार का समग्र शिक्षा अब हो गया है, तो जो समग्र शिक्षा बिहार में चलता है कुछ हद तक वैसे ही सेम कंपोनेंट्स केरला में भी चलते हैं। बट हमें पता है कि जो सीखने की स्थिति है बिहार में और केरला में बहुत फर्क है। ये जो डिजाइन जो होता है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो डिजाइन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो लोकल की स्थिति होती है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स नहीं पता कर पाती। बट उसके साथ साथ परवर्स इंसेंटिव भी हो जाते हैं कि अगर मुझे स्कीम नहीं भी चाहिए, मैं क्यों पैसा, किसी से कोई पैसा दे रहा है, हालांकि मुझे खुद का भी पैसा देना होता है, बट अगर कोई मुझे 60 रुपए दे रहे हैं और मुझे 40 देना होता है, मैं 60 रुपए क्यों गवाऊं? तो मुझे कभी कभी लगता है कि केरला जैसे राज्य के लिए जननी सुरक्षा योजना, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रमोशन होता है, क्या जरूरत है केरला को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की? उसके पास ऑलरेडी इतना बेहतर IMR रेट है कि वो पैसा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता था। बट एक और चीज जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, और वो वापस कंट्रोल की बात आती है, उनका डिजाइन में क्या होता है कि जब तक आपने पैसा खर्च नहीं किया, या वो प्लानिंग पेपर में, तो ज्यादातर सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में एक प्लान बनाने की योजना, एक प्रक्रिया होती है, बॉटम अप प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, सारे वर्ड्स, कोई भी गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, सारे वर्ड्स ऐसे बोले जाएंगे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो, एनुअल वर्क प्लान एंड बजट हो, ROP, PIP, विलेज हेल्थ प्लान हो, बट जो कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार लेता है। तो उसका मतलब है कि एक तो प्लानिंग का कंट्रोल, तो केंद्र सरकार कुछ हद तक डिसाइड करता है कि क्या आपका प्लान सही है और आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, बट उसके साथ साथ जो पैसा रिलीज भी होता है उसमें भी कंट्रोल होता है। काफी हद तक जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो आपने अकाउंटिंग से कंफ्यूज कर दी है, क्योंकि आप हर लेवल पर एक चेक पोस्ट डाल देते हैं ताकि कोई भी खर्चा करने के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। इससे क्या होता है कि जो खर्चा का प्रोसेस होता है वो इतना इनएफिशिएंट हो जाता है। हम एक राज्य में स्टडी कर रहे थे, बस राज्य स्तर पर NHM के अंतर्गत कुछ 32 डेस्क थे जहां से फाइल जानी पड़ती थी अप्रूवल के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, बस राज्य स्तर पर। और मान लीजिए कि ये पैसा आप गांव तक पहुंचना है तो कितने और स्तर आ जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली लानी चाहिए। कंट्रोल, मुझे पता है लोग डरते हैं कि पैसा करप्शन हो जाएगा, पैसा कहाँ गुप्त हो जाएगा, बट उसका सोल्यूशन इतना कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि अगर करप्शन करना है, भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है, अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार हो सकता है। हमें सोचना है कि क्या सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और वो काफी हद तक खुला पैसा है, या एटलीस्ट पैसा जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे, तो आप क्षेत्र तक बांध सकते हैं, बट उस क्षेत्र के अंदर एटलीस्ट फुल फ्लेक्सिबिलिटी हो। मुझे प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करना है या माध्यमिक शिक्षा में, उतना तो फुल फ्लेक्सिबिलिटी मुझे देना चाहिए। क्या मुझे अस्पताल बनाने हैं या क्या मुझे मेडिसिन देने हैं, उतना फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली होना चाहिए। और अगेन बहुत, ये केवल मैं नहीं बोल रही, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जरूरत है कि दो चीजें, एक तो
नंबर ऑफ स्कीम्स को रिड्यूस करना चाहिए और कुछ हद तक हमें एक और मेट्रिक अकाउंटेबिलिटी का सोचना पड़ेगा। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो हम कंफ्यूज करते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि हर राज्य या हर जिला या हर ब्लॉक डिसाइड और या हम हर ग्राम पंचायत डिसाइड करे कि वो पैसा मेरे नीड्स के हिसाब से मैं कैसे खर्च कर पाऊँ। बिल्कुल। और आपने जैसे पहले भी कहा, कुछ कुछ राज्य यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के मिलने पर आपको रिलीज होता है पैसा, तो कुछ कुछ राज्य ने एक्सपर्टीज हासिल कर लिए अच्छे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में। काम हो रहा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो दे देते हैं तो पैसा उन्हें सही टाइम पे मिल जाता है। तो इस टाइप की भी चीजें होती है। तो इसमें एक आखिरी सवाल था अवनी, कि ये वित्तीय विषयों पर जवाबदेही सुदृढ़ करने के लिए कुछ क्या मुख्य सुधार हैं आपके मन में, वो थोड़े बताइए। तो मैं बहुत सिंपल वाला से शुरू करती हूँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें की बात की और उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए होंगे। हमने अकाउंटिंग चेंज, चार्टर ऑफ अकाउंट्स को सिंप्लीफाई करने की बात की थी, हमने CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात की। मैं तो बहुत छोटी बात से कंक्लूड करना चाहती थी कि आजकल हमारे पास बहुत सारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स निकल गए हैं उसको, और ये निखिल जी ने कहा था कि उसको नागरिक जानकारी सिस्टम की हैसियत से हम कैसे देख सकते हैं। हम जो भी काम, जब सरकार काफी हद तक हम सब के कर से ही चलती है। हम फोन रिचार्ज करते हैं तो हम कर देते हैं और वो सब कर ही सेवाएं हमें खुद प्रदान करती है। ये जानकारी प्लीज पब्लिकली अवेलेबल कर लीजिए ताकि सब लोग इसको देख सके और हम लोगों से, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल उठा सके अगर हमें हमारी सेवाएं मिल नहीं रही हैं। अभी काफी सारी जानकारी ऑनलाइन हो गई है, पर जैसे मैंने कहा कि वो जानकारी या तो ज्यादा टेक्निकल होती है क्योंकि हम नागरिक के हिसाब से नहीं सोच रहे क्या जानकारी एक आम आदमी के लिए जरूरी है। उस जानकारी को आप प्लीज पब्लिकली पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए डाल दीजिए ताकि और इससे आई थिंक सरकार के लिए भी आसान होगा, क्योंकि काफी बार जैसे मैंने कहा कि सरकार भी नागरिक के पास आते हैं, काफी बार गैर सरकारी संस्थाओं के पास आते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो जितना जानकारी पब्लिकली अवेलेबल होगा वो उतना जानकारी यूज होगा और वो जानकारी वापस सरकार को भी फीड हो सकती है ताकि जो इम्प्रूवमेंट्स होने हैं वो हो सकते हैं। तो आई थिंक वन आस्क, मेक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सिटीजन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ताकि हम ये एक सिटीजन के नजरिए से, नागरिक के, आम आदमी के नजरिए से देख सके। ये तो जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई मैनेजमेंट के लिए तो बनाया है पर सिटीजन्स तो ओनर्स हैं, तो ओनर्स को तो बताना चाहिए ना हमारे पैसे से क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो जो शेयर होल्डर है, ओनर है, आप उन्हीं से कैसे छुपा सकते हैं। तो मैनेजमेंट तो आती जाती रहेगी, ओनर तो परमानेंट है। बिल्कुल। और इससे हमारा भी, आप सरकार का भी काम कम होगा कि हम जैसे संस्थाएं RTIs कम फाइल करेंगे और फिर आपका काम कम बढ़ाएंगे और इतने सारे फोन कॉल्स नहीं करेंगे। तो आई थिंक जो जानकारी, और ये RTI के तहत भी बोला गया है सेक्शन 4 RTI की, जो जानकारी पब्लिकली अवेलेबल, ज्यादातर जानकारी पब्लिकली अवेलेबल करें। तो हर गांव में भी ये जानकारी, ये हमेशा ऑनलाइन जरूरी नहीं है, ये जानकारी कुछ माध्यम से एटलीस्ट सिटीजन्स तक पहुंचाए जानी चाहिए कि क्या खर्चा हमारे नाम पर हो रहा है। बिल्कुल। मैं आशा करता हूं कि ये जो धमकी दी है आपने वो काम कर जाए और ये चीजें जो है ये नागरिकों तक और आसानी से पहुंच पाए। तो इसी मुद्दे पर खत्म करते हैं एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया अवनी, बहुत कुछ सीखने मिला। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।
Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi, my name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin station. And hopefully, agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.